चलिए, हर बच्चे को ये बात समझ में आ गई, व्हाट थिंग्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रायल बैलेंस एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, जिसे आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल या इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, एंड देयर आफ्टर वी प्रिपेयर चिल्ड्रन व्हाट, बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट विल टेल अस how much amount of profit we have earned or loss we have suffered, and balance sheet will tell us children what is the financial status। व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं, किसका स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस। खोपड़े में बात गई। अब आपको पता लग गया कि भाई मेरी कंपनी का प्रॉफिट 10 करोड़ और किसी दूसरी कंपनी का प्रॉफिट 15 करोड़, तो किस कंपनी में पैसा लगाया जाए। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक्स एंड वाई, इनका प्रॉफिट है चिल्ड्रन 10 करोड़ का एंड वाई का प्रॉफिट है 15 करोड़ का। विच कंपनी आउट ऑफ द टू सीम्स टू बी गुड? कौन सी कंपनी दोनों में से अच्छी लग रही है? वाई अच्छी लग रही है ना, वेरी गुड। सेल्स दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इनका 100 करोड़ है चिल्ड्रन और इनका 150 करोड़ है। अभी भी कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है आपको? वाई। एकदम गलत जवाब, बस यहीं पे पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। 10 करोड़ इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 100 करोड़ चिल्ड्रन? 10%. And again 15 crores is what percentage of 150 crores? 10%. तो एब्सोल्यूट नंबर में तो आपको प्रॉफिट और सेल ज्यादा नजर आ रहा है, बट बच्चों प्रॉफिट का परसेंटेज इज एग्जैक्टली सेम। तो एब्सोल्यूट नंबर्स में दोनों कंपनीज में वाई अच्छी लग रही है, बट जब आपने कोरिलेट किया तो दोनों का परफॉर्मेंस एक ही है। समझ में आ गया? एक और तड़कती भड़कती न्यूज आपको देता हूं। नंबर ऑफ शेयर्स, एक्स कंपनी में बच्चों 1 करोड़ है और वाई लिमिटेड में 2 करोड़ है। तो अगर ये 15 करोड़ का प्रॉफिट 2 करोड़ लोगों में बटे तो एक इंसान को मैक्सिमम 7.5 रुपए मिलेंगे, और 1 करोड़ का प्रॉफिट अगर 10 करोड़ का प्रॉफिट अगर 1 करोड़ लोगों में बटे तो एक इंसान को कितना पैसा मिलेगा? 10 रुपए। अब आपको कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है? एक्स के शेयर होल्डर्स ज्यादा खुश होंगे। तो इन्हीं सब बातों के और जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इन द चैप्टर कॉल्ड एज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये एग्जाम्पल अपनी वर्कबुक में या कॉपी में स्वाद अनुसार कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों अब यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई कि फाइनेंशियल एनालिसिस क्यों जरूरी होता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का। रीजन वाज दिस ओनली। ये सब तो थोड़ी टाइम पास थ्योरी लिखी हुई है, मैं आपको पहले एक फाइनेंशियल एनालिसिस दिखाऊंगा, तब ये कंटेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सीधे चलते हैं अपने एक फाइनेंशियल एनालिसिस पे। चलन आपके सामने एक ये एग्जांपल है वेयर वी हैव 3 कंपनीज, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड। इन 3 कंपनीज में आपको सो कॉल्ड एक छोटा सा एनालिसिस करवाऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि भाई सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है। एक्स लिमिटेड के पास 20 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स हैं और 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स। वाई लिमिटेड के पास बच्चों 30 लाख के शेयर्स हैं एंड देयर इज नथिंग लाइक डिबेंचर्स। जेड लिमिटेड के पास 10 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं और 20 लाख रुपए इन्होंने डिबेंचर्स को इश्यू करके बोरो किया है। सबसे ज्यादा डिबेंचर्स का बर्डन चिल्ड्रन इज ऑन विच कंपनी? जेड लिमिटेड। सो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट विच कंपनी इज गोइंग टू पे? जेड। तो जब जेड सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे कर देगा अपने प्रॉफिट में से, तो लीस्ट प्रॉफिट वुड बी अवेलेबल फॉर द शेयर होल्डर्स ऑफ जेड। तो सबसे बेकार कंपनी कौन सी हो गई? जेड। यही बोला ना आप सबने, अपनी बात से पलटिएगा मत। बट मेरा एनालिसिस आपको बता देगा सो कॉल्ड सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जिस कंपनी का है वो। सर ऐसा कैसे? इसी के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ने की जरूरत पड़ती है। जो दिखता है वो होता नहीं और जो हो रहा है वो नजर आ नहीं रहा। रेडी एवरीबॉडी? चलिए, तो पहले तो आप मेरे को बताएंगे 10 लाख का 8% इज व्हाट चिल्ड्रन? 80,000। एंड 20 लाख रुपए का 8% इज व्हाट? 1,60,000 रुपीज। आप अपनी वर्कबुक में इसको झटपट लिख लें। तो विच कंपनी हैज अ हायर इंटरेस्ट बर्डन चिल्ड्रन? एक्स, वाई और जेड? जेड। और आप अभी भी इस बात को मानने को तैयार बिल्कुल नहीं है कि जेड लिमिटेड सबसे अच्छी कंपनी है। आप बार बार यही सोच रहे हैं सर आपका दिमाग खराब हो गया, धूप लग गई, आपको आप इलाज कराइए अपना। तो जेड लिमिटेड एकदम बेकार है।
ऐसा नहीं है बच्चों, आपके सामने साबित हो जाएगा। बी क्विक टू दिस। बच्चों ये बात सबको समझ में आ गई कि भाई एक्स वाई जेड में देखने में क्या लग रहा है कि एक्स लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर्स 10 लाख रुपए के हैं, 8% इंटरेस्ट के हिसाब से 80,000 इंटरेस्ट देना है। वाई लिमिटेड के डिबेंचर होल्डर्स 20 लाख के हैं, 8% के हिसाब से 160। ज्यादा बोझ इंटरेस्ट का किसके ऊपर है बच्चों? जेड। तो जेड का तो ज्यादा प्रॉफिट इंटरेस्ट में खप गया। लीस्ट वुड बी अवेलेबल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। बट आप बोल रहे हैं हाँ सर बड़ी बेकार कंपनी है, बट मेरा आंसर क्या बोलता है बच्चों? जेड लिमिटेड ही सबसे अच्छी कंपनी है। सर धूप वूप लग गई, इलाज कराना पड़ेगा। मेरे को धूप नहीं लगी है, आपका दिमाग इसी में रह के सूख गया है। देखिएगा ध्यान से। लेट्स एनालाइज चिल्ड्रन। और ये जो मेरा कॉम्पोजिशन है ये आपको इस चैप्टर में काम आएगा। हम अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर पढ़ेंगे, वहां काम आएगा। और कॉमर्स में आईएससी स्टूडेंट्स को और बिजनेस स्टडीज में सीबीएसई स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल मार्केट वाला जो चैप्टर है उसमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यही होता है बेसिकली। सेल हर कंपनी की बच्चों कितनी है? 40 lakhs। परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस जिससे बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब आप इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 16 16 16। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ऑल चिल्ड्रन? 24 lakhs. Till this stage, do you find any dissimilarity between them? No, सब एक जैसे हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो पहले पीएल में लिखे जाते थे, आजकल स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जा रहे हैं। ये इनको गोद ले लिया दूसरे परिवार वालों ने। इट इज ऑल सेम चिल्ड्रन, 60 60 60। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट कमिंग इन ऑल दीज कंपनीज चिल्ड्रन? 23,40,000। तो ये हो गया नेट प्रॉफिट। अभी इन्होंने इंटरेस्ट का पेमेंट डिबेंचर होल्डर्स को नहीं किया है। नेट प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। कंपनी ने अपनी रिसोर्सेस पे कितना परसेंटेज कमाया चिल्ड्रन? 78%। आप सबका स्कूल बच्चों सिंगल शिफ्ट चलता होगा। अगर उस स्कूल को डबल शिफ्ट चला दें, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ जाएगा। दूसरे सो कॉल्ड क्या कहते हैं टाइमिंग्स में, सेकंड शिफ्ट में मोर टीचर्स या सेम टीचर्स ज्यादा पैसा कमाएंगे। गॉट इट क्लियर? बच्चे भी और पढ़ने आ सकते हैं जिनके पास सो कॉल्ड पैसे तो हैं बट स्कूल में जगह नहीं है। तो आपकी प्रिंसिपल ने बोला भाई जगह नहीं है तो आप कहीं और एडमिशन ले लो, बट उनको तो आप ही के स्कूल में पढ़ना है। तो काफी इंडिया में स्कूल्स होते हैं, केंद्र विद्यालय स्पेशली, जो डिनाई नहीं कर सकते एडमिशन। अब उनके पास भीड़ ज्यादा है तो दे रन इन 2 शिफ्ट बेसिकली। गॉट इट क्लियर? तो दूसरी शिफ्ट में भी अगर स्कूल चलेगा तब स्कूल की बिल्डिंग का, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर का रिटर्न ज्यादा होगा या सिंगल शिफ्ट में? जब 2 शिफ्ट में चलेगा। आपके पापा के पास कार है, बहुत बढ़िया बात है, सिर्फ संडे संडे फैमिली आउटिंग पे जाती है। बाकी पापा का ऑफिस थोड़े कंजस्टेड स्पेस में है तो वो सो कॉल्ड 2 व्हीलर यूज करते हैं, थोड़ा कन्वीनियंट रहता है उनके लिए। समझ में आ गया? तो आप क्या कर सकते हैं सर, ओला का स्टिकर लगा के दिन भर आंटी लोग को किट्टी पार्टी किट्टी पार्टी किट्टी पार्टी किट्टी पार्टी, बाहर खड़े होकर सीटी बजाएंगे, आवाज लगाएंगे किट्टी पार्टी 50 रुपए, किट्टी पार्टी 50 रुपए। समझ में आ गया? तो आरओआई आपकी गाड़ी का बढ़ जाएगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो बच्चों आरओआई समझ में आ गया, आरओसी समझ में आ गया पक्का। 5% रेशियो एनालिसिस चैप्टर भी आज खत्म हो गया इसके साथ। यही चीज आपको वहां पे पढ़ाई जाती है। लगभग 19-20 रेशियोज आपको पढ़ने होते हैं जिसमें से एक यही होता है। तो अभी तक तीनों कंपनीज का स्ट्राटा स्टेटस एकदम सेम है। डिबेंचर्स पे एक्स लिमिटेड कितना इंटरेस्ट पे करेगा बच्चों? 80,000। वाई लिमिटेड, जय माता दी, और जेड लिमिटेड 1 से। सर देखिए हम बता रहे थे सर सबसे कम प्रॉफिट इन्हीं दलिद्रों का है। होले होले, आराम आराम से, आराम आराम से। मैं चेहरे से देखने में लगता हूं नहीं बेवकूफ। अब टैक्स देने से पहले और इंटरेस्ट के बाद विच कंपनी अर्न्स लीस्ट प्रॉफिट चिल्ड्रन एंड हुज प्रॉफिट इज हाईएस्ट? सर हम तो वाई का ही शेयर खरीदेंगे। लेट्स सी। 30% कॉर्पोरेट टैक्स है बच्चों, कैलकुलेट हुआ इस प्रॉफिट पे। सबसे कम टैक्स गवर्नमेंट को किसने दिया चिल्ड्रन? जेड ने, बिकॉज इनका प्रॉफिट भी कम था। अब बच्चों आफ्टर टैक्स हाउ मच प्रॉफिट इज लेफ्ट फॉर एक्स लिमिटेड विद एक्स लिमिटेड? 1528। वाई लिमिटेड का कितना है चिल्ड्रन? 1638। और जेड का कितना है बच्चों? अब ये सारा का सारा पैसा किनको मिलेगा? शेयर होल्डर्स। एक्स लिमिटेड के पास 10 लाख की शेयर कैपिटल थी, वाई लिमिटेड के पास
30 lakhs और इनके पास चिल्ड्रन 20 lakhs। टेकिंग एन एग्जाम्पल कि फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए है, तो इनके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 2 lakhs, इनके पास कितने हो गए 3 lakhs और इनके पास 1 lakh। भैया के लिए किस घर में रिश्ता फाइनल करें जहां पर, या या दीदी के लिए किस घर में रिश्ता फाइनल करें जहां पे होने वाले जीजा जी इकलौती संतान हो, 3 कंटाइन ननंदे मिले, या 2 सासू माँ हो, मतलब ताई जी और मम्मी जी, समधी जी की 2 शादियां नहीं हुई थी नालायकों। बताइए कहां पे रिश्ता फाइनल करेंगे? जहां भैया जीजा जी इकलौती संतान। समझ में आ गया? कोई डोमिनेट करने वाला नहीं होगा, पूरा एक छत्र राज हमारी दीदी का ही रहेगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? पक्का? और जिस लड़के की 3 बहनें हो, यहाँ पे तो कोई माँ अपनी बेटी की शादी करेगी ही नहीं, 4 सासें हो जाएंगी, 3 वो ननद, वो भी सेमी सास होती है एक तरह से, और जो मेन सास है वो तो कंटाई रहेगी। Got it clear? With due apologies to all mother-in-laws of the world। समझ में आ गया? तो 1 लाख रुपया बच्चों 15,26,000 शेयर्स पे बटेगा। तो एक शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड मिलने की उम्मीद है? 15.26। यहां पे 16,38,000 रुपए 3 लाख शेयर्स को बटेगा चिल्ड्रन। तो जरा डिवाइड करिए 16.38 को 3 से, 5.46। इसको बोलते हैं बच्चों अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे कंपनी ने कितने पैसे कमाए। तो ये आपका दूसरा अकाउंटिंग रेशियो होता है चिल्ड्रन। 15.82 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 7.91। तो आप अपने फ्रेंड्स को सलाह देंगे बेटा वाई का शेयर खरीद लो, बहुत बढ़िया कंपनी, बहुत बढ़िया, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। और आप कहां पे इन्वेस्ट करेंगे बच्चों? जेड। तो कौन सी कंपनी अच्छी साबित हुई? जेड। तो बिना कैरेटोमीटर से टेस्टिंग कराए गोल्ड या डायमंड किसी की भी प्योरिटी पे विश्वास ना करें, चाहे कल्याण ज्वेलर्स हो चाहे तनिष्क ज्वेलर्स हो। तो बिना फाइनेंशियल एनालिसिस किए कैन वी से विच कंपनी इज बेटर? एब्सोल्युटली नॉट। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? अगर आपको थ्योरी में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कॉमर्स फॉर आईसी और सीबीएसई में बिजनेस स्टडीज में पूछा जाए, यही एग्जाम्पल समझा के आ जाइएगा बच्चों। मैं चैलेंज करता हूं आपके नंबर नहीं कटेंगे। 12th में पहली बार आपने ये चीज देखी, बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस मैनेजमेंट में आप पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर में बिजनेस फाइनेंस में सेम एग्जाम्पल पढ़ाया जाएगा, थर्ड ईयर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा, एमबीए में 3 बार ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एक बार फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हो, और एक बार अगर आपने एमबीए में फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन कर लिया तो आप वहां पे पढ़ेंगे। फंडामेंटल इज ओके और नॉट? पक्का? और उसके बाद जब आप कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर या सीईओ या हेड बन जाएंगे तो आप यही डेटा कम्युनिकेट करेंगे अपने शेयर होल्डर्स को कि भाई हम अपनी दूसरी कंपनी से अगर कंपेयर करें तो हमारा ईपीएस अर्निंग पर शेयर, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी शेयर होल्डर्स के लिए बाकी कॉम्पिटिटर्स से सबसे ज्यादा है। तो सर आपको इसका क्या फायदा, कंपनी को इसका क्या फायदा? कंपनी को फायदा ये कि कंपनी जब ये पटर पटर मार्केट में करेगी तो लोगों का फेथ उस कंपनी में विश्वास बढ़ेगा, वो कंपनी के शेयर्स तो खरीदेंगे खरीदेंगे। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बढ़िया दाम मिलेगा अपने शेयर का, क्योंकि शेयर्स खरीदने आएंगे तो डिमांड बढ़ेगी। 2-3 साल तक तो ऐसा चला, चौथे साल मौके पे चौका लगा दिया हमने, आईपीओ लॉन्च कर दिया। तो जब आप सेकेंड हैंड गाड़ी महंगे में खरीद सकते हैं, नई अगर मिल रही है आपको, तो क्या आप नहीं खरीदेंगे? वॉट इट क्लियर? तो आज हमारा शेयर मान लीजिए 75 रुपए का था, हमने बढ़िया इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी, हमारा शेयर 92 का हो गया। 4 साल बाद हमारा शेयर 340 रुपए का हो गया, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। आज हम आईपीओ में एक नया शेयर लॉन्च करेंगे फिर से 10 रुपए की फेस वैल्यू का, एट अ प्रीमियम ऑफ 336 रुपीज। और सेबी इसको अलाउ करेगा कि आपका शेयर प्रेजेंटली जिस प्राइस पे ट्रेड हो रहा है एग्जिस्टिंग, आप उतना मार्केट में प्रीमियम जोड़ के शेयर बेच सकते हो। समझ में आया खेल क्या था? तो पिछले 2-3 साल से इसीलिए खेल कर रहे थे। समझ गए कहानी? तो ये सारी बातों के लिए बच्चों आपको करना पड़ता है व्हाट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल एनालिसिस। समझ में आ गया? ये सब टाइम पास थ्योरी आप पढ़ ही लेंगे। तो स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनको एडवांटेज क्या होगा? भाई फाइनेंस मैनेजर को क्या इंपॉर्टेंस है? जितना फाइनेंस मैनेजर पैसा अरेंज करवाएगा कंपनी के लिए शेयर्स या डिबेंचर से, कंपनी उसका प्रमोशन उतना ज्यादा करेगी, उसकी सैलरी उतनी ज्यादा होगी। 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, CA1 CA2। CA1 साहब 4 साल मुकेश अंबानी के साथ थे और इनकी वेल्थ में
75% की ग्रोथ हो गई। अब सो कॉल्ड अगले 3 साल तक 5% भी ग्रो नहीं हो पा रही, इस सीए को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इनको लेकर आए, इन्होंने अकल लगाई, अगेन 40% अगले 2 साल में ग्रोथ हो गई। खोपड़े में बात जारी की जा रही है। यू कीप ऑन गिविंग रिजल्ट्स, यू आर रिटेन्ड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। रिजल्ट्स डाउन, यू आर किक्ड आउट। एकदम आप बन जाते हैं लॉ ऑफ डिमांड। रिजल्ट नीचे के आप बाहर चले गए। समझ में आ गया? आपकी प्राइस कम हो गई बेसिकली। खोपड़े में बात गई। चलिए, टॉप मैनेजमेंट को क्या फायदा होगा भाई? टॉप मैनेजमेंट को क्या फायदा होगा? टॉप मैनेजमेंट को एडवांटेज ये होगा दैट टॉप मैनेजमेंट अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देख के ये जान पाएगा कि हम कितना डिविडेंड बांट सकते हैं। अगर हमारा ईपीएस 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है, हमारा कॉम्पिटिटर डिविडेंड दे रहा है 11 रुपए का, तो 9 रुपए देकर बेइज्जती तो नहीं कराएंगे ना, हम 11.25 रुपए दे देंगे। हमारा कॉम्पिटिटर अगर 7 रुपए दे रहा है तो हम 9 रुपए डिविडेंड दे सकते हैं, तो हम ज्यादा डिविडेंड देंगे तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा। जब आप अच्छा डिविडेंड दोगे, जिनके पास शेयर्स हैं दे विल फील हैप्पी, जिनके पास नहीं है दे विल हैव द अर्ज टू बाय शेयर्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी और उनको बढ़िया पैसा मिलेगा, वेल्थ क्रिएट हो रही है। और 3-4 साल बाद टॉप मैनेजमेंट जब बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पैसा चाहेगा तो वो आईपीओ से मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? ट्रेड पेबल्स, ये कौन होते हैं? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। इफ यू आर अर्निंग गुड प्रॉफिट्स, आपके जो पैसे का रिसिप्ट है बिजनेस में बड़ा स्टेबल है, तो क्या आपको क्रेडिटर्स उधार देने से हेजिटेट करेंगे? नो, ये आपको उधार दे देंगे। खोपड़े में बात गई? पक्का? लेंडर्स कौन होते हैं? बैंकर्स, मनी लेंडर्स। अब मनी लेंडर से कोई कंपनी पैसा नहीं लेती, बेसिकली बैंक से ही लेती है। दे चेक आउट कि आपकी सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेंसी? सॉल्वेंसी का मतलब होता है बच्चों लॉन्ग टर्म डेट रीपेइंग कैपेसिटी। आप लॉन्ग टर्म में सो कॉल्ड लोन्स इजिली पे ऑफ कर पाएंगे कि नहीं। एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज बेसिकली द अर्निंग कैपेसिटी। आपके पास ढेर सारा पैसा है, बट बैंक आपको लोन तब देगा जब आपकी रेगुलर इनकम कुछ है कि नहीं, कि भाई आप ईएमआई पे कर पाओगे कि नहीं, एल्स आपको बैंक लोन नहीं देगा। तो लेंडर्स आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आपके पास एग्जिस्टिंग एसेट्स कितने की हैं। आपने कहा हमारे पास 150 करोड़ की एसेट है। प्रेजेंट बोरोइंग कितनी है? 140 करोड़। क्या कोई भी इंस्टीट्यूशन 8-10 करोड़ से ज्यादा का लोन आपको फर्दर देगा? नो। तो जितनी आपके पास एसेट्स होंगी उससे ज्यादा हम आपको लोन नहीं देंगे। प्लीज कॉपी दिस एग्जाम्पल चिल्ड्रन। तो ये कहानी समझ में आ गई अर्निंग कैपेसिटी। इन्वेस्टर्स, उस एग्जाम्पल ने सब कुछ क्लियर कर दिया। Why investors are interested to know the financial performance? भाई आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आपकी डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, प्रॉफिट कम हो रहा है तो डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी कम होगी। तो जब हमें लगेगा कि आपका प्रॉफिट बढ़ने वाला है, हम आपके शेयर्स खरीदेंगे। लगेगा कि शेयर हमारे पास है बट आप डिविडेंड अच्छा नहीं दे पाओगे, दूसरी कंपनी बेटर देगी, तो व्हाट आई विल डू? आई सेल द शेयर्स एंड एग्जिट बेसिकली। लेबर यूनियंस, हमारी मांगे पूरी करो, तो व्हाट द सीईओ शुड डू? सिंदूर पकड़ा दे इनको, लो भर लो अपनी मांग में, मांग पूरी हो जाएगी तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये लोग अपनी हायर सैलरी की डिमांड करते हैं। इनको कितना भी पैसा दे दो, इनको सैलरी हमेशा ज्यादा ही चाहिए होती है। मतलब ये चाहते हैं कि मालिक अपने घर की रजिस्ट्री हमारे नाम पे करा दे और फैक्ट्री हमको दे दे। समझ में आई बात? अभी हमारे घर में मेड आती है, उसने कहा मेरे शूज देख लिए नए, कह रही भैया जी के पुराने शूज होंगे हमको दे दीजिए। वेरी गुड। उसी समय मनोज ड्राई क्लीनर घर में साड़ी देने चला आया, मम्मी से कह रही बड़ी भाभी हमको भी एक साड़ी ऐसी दे दीजिए। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा अकेले में बुला के, मैंने कहा देखना कहीं घर की रजिस्ट्री ना करवाने को बोलते क्या आप क्या करेंगे इस घर में रह के, इतने साल तो रह लिए, हमारे नाम पे रजिस्ट्री कर दीजिए। सुन रहा है? तो ये लेबर यूनियन की आदतें होती हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिस्ट एंड रिसर्चर्स, ये क्यों करते हैं सब काम? स्टैटिस्टिक्स में आपने बात पढ़ी थी, ये एनालाइज करते हैं ताकि देश का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगे क्या है, और दूसरी कंट्रीज को या दूसरी जगह हम इनको कम्युनिकेट करते हैं तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है। एंड व्हाई गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड? ताकि उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ टैक्स आपसे मिलता रहे। समझ में आ गया? चलिए, ऑब्जेक्टिव वही है, टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, अलग अलग चीजें जो हमारे बिजनेस में है, एक्सपेंसेस, इनकम्स, उनका हम एक एनालिसिस करें। एक्सपेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं,
तो वील मेक एफर्ट्स टू कंट्रोल देम। अगर इनकम कम हो रही है तो वील मेक एफर्ट्स की और नए मार्केट्स ढूंढे जहां पे अपने प्रोडक्ट को हम बेच पाए। समझ में आई बात? देयर आफ्टर रीजन आइडेंटिफाई करें कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्यों बढ़ गई या क्यों घट गई। आपने बच्चों जोमैटो और स्विगी का नाम सुना होगा ना, ज्यादा फेमस कौन है? जोमैटो की जोमैटो, एनीथिंग बोट डिलीवर्स फूड, समझ में आ गया। स्विगी स्टार्टिंग में बड़ा फेमस हुआ, बट रहा होगा कुछ रीजन की वो ज्यादा चल नहीं पाया। क्या रीजन है ये इनको देखना पड़ेगा। इनका डिलीवरी मॉडल गड़बड़ था, या जोमेटो में शबरी जी भी आ गई हैं, वो आदमी खा के भी डिलीवर करता है ना, तो उनको लगता है इनका क्वालिटी कंट्रोल बेटर है, इनका आदमी सामान लेने बाद खाता पहले फिर चेक करता सही तभी डिलीवर करे। तो शायद ये सब बातें कुछ रही होंगी, प्लस ऊपर वाले का हाथ भगवान जाने। एबिलिटी जज करेंगे शॉर्ट टर्म में पेइंग कैपेसिटी कैसी और लॉन्ग टर्म में। चिल्ड्रन, शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी को वी कॉल एज लिक्विडिटी एंड लॉन्ग टर्म पेइंग कैपेसिटी को वी कॉल एज सॉल्वेंसी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये सारी रीजंस होती हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के। अपडेट कर लो बच्चों। चलिए सो अब बच्चों कैसे फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। चिल्ड्रन, अगर किसी को फीवर होता है तो क्या हथौड़ी यूज की जाती है मेजर करने के लिए? क्या यूज करते हैं? निंजा, निंजा हथौड़ी, थर्मोमीटर। कुछ थर्मोमीटर वाले होते हैं जिसमें गलत फीवर पता लगता है, और कुछ सही वाले होते हैं, समझ में आ गया, वो कांच वाला। तो सो कॉल्ड फाइनेंशियल एनालिसिस के टूल्स क्या होते हैं? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चिल्ड्रन एनालिटिकल स्टेटमेंट्स। ये दो तरह की होती हैं। वन इज कॉल्ड एज बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन एंड अदर इज कॉल्ड एज बेस्ड ऑन वर्टिकल। इसको क्यों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोलते हैं जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन वी प्रिपेयर व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। दो तरह की होती हैं। वन इज नोन एज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, अदर इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव बैलेंस शीट। सिर्फ इसलिए मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट पढ़ाया था। अगर ना पढ़ा होता, बनाना ना सीखा होता, तो ये तो आप कर ही ना पाते। एंड वर्टिकल एनालिसिस के केस में चिल्ड्रन द स्टेटमेंट इज नोन एज व्हाट? कॉमन साइज। एंड हियर अगेन वी प्रिपेयर टू स्टेटमेंट्स कॉल्ड एज common size statement of PL and common size balance sheet. Thereafter we prepare what is called as cash flow statement. सर ये क्या होता है पढ़ेंगे तो बताऊंगा, बट है बहुत बढ़िया कॉम्पोजिशन, क्योंकि 12th क्लास की बुक्स में 60% चैप्टर लिखा गया है, 40% चैप्टर गायब है। क्यों बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट? 10% ऑफ द बुक्स भी ठीक से नहीं बनाती। एंड thereafter we prepare what is known as funds flow statement, children. Earlier it was in the syllabus of both ISC and CBSE. ISC के सिलेबस में 2019 के बाद से इसको हटा दिया गया, CBSE ने और पहले इसको हटा दिया था। उसके बाद बच्चों सेकंड अप्रोच है कंप्यूटेशन ऑफ एनालिटिकल चेंजेस। तो जो इसके पहले आपने कॉम्पोजिशन देखा, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, कैश फ्लो एंड फंड फ्लो, ये अकाउंटिंग एनालिसिस है। व्हाट? अकाउंटिंग। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये मैथमेटिकल एनालिसिस है, विच इज नोन एज रेशियो एनालिसिस। आईसी में इसका नाम है और सीबीएसई में इसका नाम है अकाउंटिंग रेशियोज, होते एक ही जैसे हैं। देन वी हैव अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नोन एज ट्रेंड एनालिसिस। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हो ठीक से मैथमेटिक्स में, शायद यू मस्ट हैव कम अक्रॉस अ चैप्टर कॉल्ड एज टाइम सीरीज। नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर के सिलेबस में आपको ये पढ़ाया जाता है। ओके सो बच्चों ये एग्जाम्पल तो आप समझ ही गए, कोई प्रॉब्लम इस एग्जाम्पल में? चलिए लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज कॉल्ड एज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बड़ा आसान क्वेश्चन आता है चिल्ड्रन, सीबीएसई में चूरन टाइप क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, 2 नंबर तो क्वेश्चन कॉपी करने पे मिल जाता है। आईएससी में पहले 10 नंबर का आता था, जब सेक्शन बी में 10-10 नंबर के 3 क्वेश्चन आते थे, आपको 2 करने होते थे, बट अब उसमें भी सब डिविजन हो गए, तो वो भी 4 और 6 में इसको पूछने लग गए। क्वेश्चन कॉपी भी कर देंगे तो 4 में 2 और 6 में 3 मिल जाता है। एक फ्लॉ है आईएससी के सिलेबस में जो अभी तो आप फॉलो करेंगे, बट सीयूटी तक इसको भूल जाइएगा। क्या है बता रहा हूं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, अरे सर ये तो एकदम सेम है जो आप लिखे थे, इसीलिए ये सीक्वेंसिंग आपको पढ़ाई गई थी चिल्ड्रन। क्या करना है आपको? आपको बनाना है कॉलम फॉर करंट ईयर अमाउंट एंड फॉर, ये है बच्चों कॉम्पोजिशन आईएससी का। सीबीएसई वाले बच्चे क्या लिखेंगे, मैं ब्लू से लिख रहा हूं। CBSE students will write previous year first
एंड करंट ईयर देयर आफ्टर। समझ में आ गया? बट आईएससी में ऐसा नहीं होता, आईएससी में पहले करंट ईयर और बाद में प्रीवियस ईयर। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो आप पार्शलिटी कर रहे हैं पूरी की पूरी। नहीं बच्चों, कोई पार्शलिटी नहीं कर रहा हूँ, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। लड़ाई झगड़ा ना हो, मैंने जगह ही खाली छोड़ दी, अपना समझ लो। समझ में आ गया? चलिए, उसके बाद भी बिल्कुल परेशान मत होइए। यहाँ पे देखिए मैंने जगह खाली छोड़ी हुई है। नहीं सर, पहले हमको ये दिखाइए जहां पे आपने सीबीएसई को फेवर किया। यहाँ पे भी सर आईसी वाले पहले आ गए सर, करंट और प्रीवियस ईयर। अरे लड़ाई झगड़ा मत करिए भाई। चलिए आगे चलते हैं। कॉमन साइज आ गया सर, वहां पे वही हो रहा है सर, अब खून उबल रहा है लोगों का। यहाँ पे वही हो रहा है सर, खून उबल रहा है सर। तो भैया गैस बंद कर दो, खून का उबाल कम हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने लास्ट ईयर शीट बनाई थी, उसमें मैंने दोनों लिखा था, मतलब ये ब्लैंक था। इस साल शीट में लगता है मैं इसको हाइड आउट करना भूल गया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल परेशान मत होइए भाई। इंसान की पैदावार कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है ना। तो आई स्टडीड थ्रू आउट फ्रॉम आईएससी बोर्ड। मेरी 15 साल की एजुकेशन, सॉरी 15 नहीं 13 साल की एजुकेशन, फेल नहीं हुए थे, एक साल प्रेप भी पढ़े थे, वहां पे भी टाइम बर्बाद हुआ है मेरा। वॉट इट क्लियर? तो 13 साल की एजुकेशन आईएससी मीडियम से हुई है, तो कहीं ना कहीं खून में थोड़ा सा कतरा निकल ही आता उसका। चलिए खैर कोई बात नहीं, पढ़ाते तो सबको है। तो भाई क्षमा प्रार्थी हूँ अगर किसी को ऐसा दुख लगा हो। सीबीएसई हो और आईएससी हो हैं दुनिया के सारे बोर्ड दलित, सिर्फ बच्चे को प्रमोट करते हैं, एलिमिनेशन कभी सिखाते ही नहीं है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। तो आपको बच्चों पर्टिकुलर्स पूरा क्वेश्चन में लिख के मिलेगा, करंट ईयर की वैल्यू प्रीवियस ईयर की वैल्यू लिखी हुई मिलेगी, करेक्ट। आपको क्या करना है, अगले कॉलम में चलो, एब्सोल्यूट चेंज, ऑब्सोलीट चेंज नहीं, एब्सोल्यूट चेंज। ऑब्सोलीट मतलब बकवास। फॉर्मूला क्या लगेगा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। यहां पे 2 लाख लिखा, यहां पे 3 लाख लिखा, आंसर इज 1 लाख। यहां पे लिखा 22 लाख और यहां पे लिख दिया मान लीजिए बच्चों आपने 13 लाख। तो अब जो आपका एब्सोल्यूट चेंज आएगा चिल्ड्रन, दैट वुड बी इन ब्रैकेट्स हाउ मच, 9 लाख। अब प्रैक्टिकली ये गलत है क्योंकि एब्सोल्यूट वर्ड मैथ्स में ये बोलता है कि नीदर प्लस नॉर माइनस, बट मेजॉरिटी बुक्स में ऑथर्स ने जो क्वेश्चंस किए हैं, अगर करंट ईयर की वैल्यू ज्यादा है और प्रीवियस ईयर की कम, तो ये तो प्लस में लिखा है। बट अगर करंट ईयर कम था और प्रीवियस ईयर ज्यादा था, फॉलिंग है डिक्रीज है, तो माइनस में शो कर दिया। एंड सर हाउ टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट चेंज, 9 लाख डिवाइडेड बाय 22 लाख इंटू 100। समझ में आ गया क्या करना है? तो एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू, चाहे आईएससी हो चाहे सीबीएसई हो, परसेंटेज विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर वैल्यू। समझ में आ गया? तो पर्टिकुलर्स कॉलम आपको क्वेश्चन में मिलेगा, करंट ईयर की वैल्यूज मिलेंगी, प्रीवियस ईयर की मिलेंगी, यू नीड टू कैलकुलेट कौन सा प्रीवियस ईयर की वैल्यू से डिवाइड करना है ना। तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू कितनी, अरे मैंने यहाँ पे ब्लू से क्या लिखा है, प्रीवियस ईयर लिखा है ना। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? तो जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू होगी आपको वो लिखनी है। आप ये ब्लैक वाला छपाओ मत देखिए, अब मैं सीबीएसई वालों की तरफ से बात करूंगा। चलिए खैर, सबको समझ में आ गया बच्चों? सबको समझ में आ गया, कंफर्म? तो फॉर्मूले मैंने लिखे भी हुए हैं, बट आप अगर अपने हाथ से लिख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इट इज सी वाई माइनस पी वाई, और यहाँ पे लिखिए एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर वैल्यू होल मल्टीप्लाइड बाय 100। और यहीं से आपको क्लैरिटी मिलेगी व्हाई आई कॉल इट एज कंपैरेटिव। मैंने इन दो वैल्यूज को कंपेयर किया, डिफरेंस निकाल लिया, अगेन इन दो वैल्यूज को कंपेयर किया, डिफरेंस निकाल लिया, अगेन कंपेयर दीज टू, डिफरेंस निकाल लिया। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कंपेयरिंग। इट कुड बी प्रीवियस ईयर करंट ईयर ऑल्सो, इट कुड बी एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड ऑल्सो। इंटर फर्म भी चलता है, इंटर ईयर भी चलता है। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गई बात? अब सर इंटर ईयर चलेगा तो आप सो कॉल्ड एब्सोल्यूट चेंज के बाद परसेंटेज चेंज किसका निकालेंगे? आप इनको बेस मानेंगे कि इनको? वो क्वेश्चन लिख के आपको दे देगा। बट व्हेन डेट्स आर गिवन, ऑलवेज यू विल कैलकुलेट परसेंटेज चेंज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। समझ में आ गई बात? चलो, फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। मेरे को पर्टिकुलर्स कॉलम की तो जरूरत नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर आप छोड़ दे रहे हैं, मैं छोड़ नहीं दे रहा हूं, हम इसको पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन कराया गया था। एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर वैल्यू होल मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ गए? चलिए लेट्स हैव अ क्वेश्चन चिल्ड्रन। मधु कंपनी लिमिटेड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने को आपको बोला गया है।
रेडी हैं सब लोग? एवरीबडी? चलिए, तो लोग लड़ाई झगड़ा ना करें बिल्कुल भी। आईसी स्टूडेंट्स लिखेंगे 2016-17 followed by 15-16. CBSE students will write 2015-16 and 2016-17. ठीक, ready everybody? Everybody is supposed to put the composition first and foremost in the particulars column. क्या लिखेंगे बच्चों first and foremost? From operations. Do we have other income, children? No. So here we'll be putting what is called as total income. पहले composition note down कर लेते हैं, फिर values की लड़ाई कर लेंगे। Expenses में बच्चों दो हैं, but आपको sequence में ही लिखना है। तो first and foremost it used to be cost of raw material consumed. नहीं है तो we won't be putting it. Then it was purchase of stock in trade. नहीं है तो we won't put it. Next था it was change in inventory. नहीं है तो we won't put it. Next था it was employee benefit expense followed by depreciation, finance cost and other expense. तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे what? Employee benefit expenses. Then we'll write what, children? Other expenses. And then we'll put what is called as total expenses. Correct? Thereafter, we'll be putting profit before tax. Then we'll be putting less tax provision, or you can write provision for tax. And then we'll be putting, children, profit after tax. झटपट कर लीजिए इसको। चल, so now we'll be putting the values, children. I'll be using both colors. People will write accordingly. एक कलर से लिखूं चलेगा? सब लोग अपने हिसाब से इंटरचेंज कर लेंगे। चलिए, इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट में पहले मैंने करंट ईयर लिखा था फेवरिंग आईसी स्टूडेंट्स, अब मैं ब्लू से फेवरिंग सीबीएसई कर देता हूँ, तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। जो भी मैं 15-16 में लिखूंगा सीबीएसई स्टूडेंट्स तो यहीं पे लिखेंगे, आईसी वाले इसको अगले कॉलम में लिखेंगे। कर लेंगे पक्का? चलिए, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है चलन? 16 lakh and 20 lakh. IC students will write first 20 lakh and then 16 lakhs. I hope so nobody would be feeling annoyed. Then children expenses की category में 8 lakh and 10 lakhs. Other expenses 2 lakh and 1 lakh. Is it a very great rocket science to understand? ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली कोई भी बच्चा गलत नहीं करता। सीबीएसई ने तो उसको बीच में 1 साल की छुट्टी के लिए भेज दिया था। रिजल्ट डाउन हो गया सीबीएसई का, तो वापस से इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, क्योंकि काफी बच्चे 22-23 नंबर पे फेल हो गए। ये 4 नंबर का सही कर लेते 26 आ जाता, पास परसेंटेज बढ़ जाता। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस सुपर एक्सट्रीम है चिल्ड्रन, बट द लेवल एट विच इट इज टॉट इन क्लास 12, इसको बेचारे को एकदम दलिद्र बना दिया गया है। समझ में आई बात? कितना इंपॉर्टेंस है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो चिल्ड्रन 16 minus 10 is what? 6 lakh and 20 minus 11 is what? 9 lakh. 40% टैक्स का प्रोविजन है 240, 40% टैक्स का प्रोविजन है 9 लाख पे कितना निकलेगा? 360. 640 minus 6 lakh minus 240 is 360 and here it is 540. यहां तक समझ में आ गया बच्चों? यहां तक कोई डाउट किसी को? तो all those values that I have written in 2015-16 column children, ये जो यहाँ पे लिखी है IC students इसको यहाँ पे लिखेंगे। Whatsoever I have written 16-17 here, IC students उसको यहाँ पे लिखेंगे। रियलिटी में यही फॉर्मेट ICAI ने अप्रूव किया है,
सीयूईटी की जब क्वेश्चनिंग होगी बच्चों तो यही फॉर्मेट चलेगा, पहले प्रीवियस ईयर और बाद में करंट ईयर। समझ गए? नहीं समझे? पक्का? चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहां तक कर लिया सबने कंप्लीट? व्हाट इज 16 एंड 20 का डिफरेंस चिल्ड्रन? 4 लाख। इंक्रीजिंग है तो प्लस में, डिक्रीजिंग है तो माइनस में। 8 और 10 का डिफरेंस क्या है चिल्ड्रन? 2 लाख। 2 एंड 1 का डिफरेंस क्या है? ये डिक्रीज कर गया कि इंक्रीज कर गया चिल्ड्रन? डिक्रीज कर गया, माइनस में लिख देंगे आप, ठीक है। 10 और 11 का डिफरेंस क्या है चिल्ड्रन? 1 लाख। और ऊपर से भी आप देखेंगे 2 और -1 इज +1। 6 एंड 9 लाख, व्हाट इज द डिफरेंस चिल्ड्रन? 3 lakhs। and 240 and 360, what is the difference? 120। 360 और 540 का डिफरेंस क्या है? 180। तो आप यहाँ पे लेफ्ट राइट कंपेयर कर रहे थे विद प्रीवियस ईयर को करंट ईयर के साथ। आईसी स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे करंट ईयर और यहाँ पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर। ओके, एब्सोल्यूट चेंज कॉलम सबका वैसे ही रहेगा। रेडी चिल्ड्रन? अब आप सारे परसेंटेजेस कैलकुलेट करने के लिए हर एब्सोल्यूट चेंज की प्रीवियस ईयर की वैल्यू लेंगे। 4 लाख अपॉन 16 लाख इन 200 चिल्ड्रन, 25%। आपकी मैथ्स अगर थोड़ी सी मेंटली स्ट्रांग है तो आपको लिख के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन चिल्ड्रन दिस विल ऑल्सो बी 25%। 2 लाख अपॉन 8 लाख is also children 25%. 1 lakh upon 2 lakh is 50%. 1 lakh upon 10 lakh is how much children? 10%. 3 lakh upon 6 lakh is 50%. 120 upon 240 is 50%. And 180 upon 360 is also 50. You may have a query, sir, ये लास्ट का तीनों सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका टैक्स रेट सेम था चिल्ड्रन, तो वैल्यू न्यूट्रलाइज हो गई, मैथ्स का कॉन्सेप्ट। तो आपके सिलेबस में तो बस इतना ही पढ़ने को है, बट आई वांट टू टीच समथिंग एक्स्ट्रा टू यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25% बढ़ गया, समझ में आ गया, बट हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ा चिल्ड्रन? 50%। मतलब हमारे बिजनेस की जो सो कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग या अदर इनकम्स हैं चिल्ड्रन, वो तो कुछ थी नहीं हमारे पास। इसका मतलब हमारे एक्सपेंसेस में रिडक्शन आया है, बट नहीं सर वो भी नहीं आया। आया है बच्चों, आपका सो कॉल्ड 25% रेवेन्यू बढ़ा, आपके ये वाले एक्सपेंसेस तो 25% बढ़ गए, बट ये वाले एक्सपेंसेस आधे भी तो हो गए। तो ये रिडक्शन इन एक्सपेंस की वजह से आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है। इसका मतलब कंपनी बड़े प्रोग्रेसिव अप्रोच से चल रही है और ये फालतू पैसा अपना बर्बाद नहीं कर रही। इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। वाई बहुत अच्छा है? बिकॉज एम्प्लॉइज को ये ज्यादा सैलरी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में दे रहे हैं, मतलब ये गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो कर रहे होंगे। ये सो कॉल्ड सैलरी के इंक्रीमेंट, सैलरी हाइक्स जो है वो अपने एम्प्लॉइज को देते हैं, एक रीजन। दूसरा रीजन, वाई देयर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हैज इंक्रीज्ड, इन्होंने हो सकता है बिजनेस एक्सपैंड किया हो और एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व किया हो, इसलिए ज्यादा सैलरी देनी पड़ रही हो। जो भी है, कंपनी का फ्यूचर इस हरकत की वजह से बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। तो लॉन्ग लास्टिंग कंपनी है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। समझ में आई बात की बिल्कुल भी नहीं आई बात? तो सर ये सब हमसे नहीं पूछा जाएगा, सिलेबस में कहीं नहीं लिखा कि नहीं पूछा जाएगा, बट अगर दिमाग खराब हो गया बोर्ड वालों का, आपको पूरी की पूरी ऐसी स्टेटमेंट बनी हुई देंगे, 3 मार्क्स में आपसे पूछ लेंगे एनालाइज द अबव, और आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। जितना बढ़िया मनमोहक टेक्स्ट लिखेंगे उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए हैं पिछले 2 साल से। समझ में आई बात? नहीं भी पूछा जाएगा क्लास 12th के लेवल पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब कल को पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करेंगे वहां पे ऐसी ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चनिंग होती है। समझे बात को या नहीं समझे बात को? पक्का? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलिए, सो व्हाई वी कॉल इट एज कंपैरेटिव, ये भी समझ में आ गया? कंफर्म? चलिए मूविंग अहेड, नेक्स्ट चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 2 नजर आ रहा है चिल्ड्रन? चलिए ये अभी हम नहीं करेंगे। सो कॉल्ड बैलेंस शीट नजर आ रही है आपको? ये भी अभी हम नहीं करेंगे। अगला आपको कॉम्पोजिशन क्या नजर आ रहा है? चलो, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो मैं आपको अब कॉमन साइज स्टेटमेंट सिखाने वाला हूं।
कैसे बनेगा सर ये? पर्टिकुलर्स कॉलम साउंड्स टू बी एग्जैक्टली सेम। सीबीएसई स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रीवियस ईयर लिखेंगे और यहाँ पे करंट ईयर। लास्ट कॉलम्स दो चेंज हो गए। सीबीएसई स्टूडेंट्स के हिसाब से मैंने लास्ट के दो कॉलम बनाए हैं। आईसी स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज करंट ईयर और यहाँ लिखेंगे परसेंटेज प्रीवियस ईयर। ऐसा क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे पहले करंट ईयर लिखा है, तो आईसी स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले करंट ईयर लिखेंगे। यहाँ पे प्रीवियस ईयर लिखा है, तो यहाँ पे भी वो प्रीवियस ईयर। बट सीबीएसई स्टूडेंट्स पहले कॉलम में क्या लिखेंगे? प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे भी अकॉर्डिंगली वो लोग लिखेंगे परसेंटेज प्रीवियस ईयर और परसेंटेज करंट। मतलब आईएससी में पहला प्रेफरेंस करंट ईयर को दिया जा रहा है और सीबीएसई में प्रीवियस को। ये बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए, तो ये लेक्चर मैं आपको अगले क्लास में दूंगा। आई होप सो सबको ये समझ में आ गया कैसे बनाते हैं बच्चों? पक्का? क्वेश्चन नंबर 2 नजर आया? क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में एक थोड़ा सा ग्लिच है। प्रोविजन फॉर टैक्स इज इंक्लूडेड वेयर चिल्ड्रन? इन द कैटेगरी ऑफ, बट हम उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में अलग से दिखाते थे। तो ये आपके अदर एक्सपेंसेस जो आप नोट डाउन करेंगे, दिस वुड बिकम 2,16,000 एंड दिस वुड बिकम 2,42,000। ये दोनों वैल्यूज आपको उड़ानी पड़ेंगी यहां से। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? पक्का? कंफर्म? कर लेंगे इतना काम? चलिए, होमवर्क नोट डाउन कर लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर मिलेगा आपको शीट पे चिल्ड्रन 8। मिल गया? 8 मिल गया बच्चों? कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे 8th में, 9th में, 10th में। और एक चीज ध्यान रखनी है, बैलेंस शीट कल को हम पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम कम है, बिकॉज बैलेंस शीट का क्वेश्चन सीक्वेंस में सच के आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आपको सीक्वेंस लर्न होना चाहिए। बट इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे 11th टाइप, तो यहाँ पूरा सीक्वेंस बना हुआ है। प्लीज कलाकारी ये मत करिएगा सर आगे 2 कॉलम और खींच देंगे सीम सर, फिर से बनाइएगा। कुछ लोग सोच रहे थे ऐसे करने को। क्वेश्चन नंबर 12 नजर आ रहा है? चलो डू दिस। 13th मिल गया? 13th 14th में डिस्कस कर लेता हूं। अदर इनकम नजर आ रही है सबको? Here it is written 40% of RFO, employee benefit expense 40% of RFO। हो जाएगा? हो जाएगा? कर लेंगे? चलिए, do 15th as well, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th मार्क्ड। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 में चल रहा है। नोट्स टू अकाउंट्स मिला? जैसे आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हैं 4 कॉलम की, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, वैसे ही नोट्स टू अकाउंट्स के लिए भी एक कॉलम एब्सोल्यूट चेंज का और एक कॉलम परसेंटेज चेंज का बनेगा। यहां पे भी आपको डिफरेंस लिखना पड़ेगा। समझ गए? समझ गए? पक्का? फर्दर चलते हैं, या चलिए पहले आप इस सेट से कर लीजिए, तो फिर अगले सेट से देंगे। तो अगले लेक्चर में चिल्ड्रन मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बिकॉज फर्स्ट 3 कॉलम्स आर एग्जैक्टली सेम, चेंजेस वुड बी इन द लास्ट 2 कॉलम्स। याद रखेंगे, आईसी स्टूडेंट्स पर्टिकुलर्स के बाद, नोट नंबर के बाद करंट ईयर का कॉलम बनाएंगे, देन प्रीवियस ईयर। सीबीएसई स्टूडेंट्स पहले प्रीवियस ईयर देन करंट ईयर। व्हाट इट क्लियर? आई होप सो कोई क्वेरी नहीं होगी इस पे।